हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया सीओएसएम, जो कि आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत यूजुअली पेपर में पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको हम अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, एएसएम पढ़े और मतलब बहुत सारे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के टाइप्स पढ़े, ग्लू ईयर पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और कोलेस्टेटोमा भी पढ़ लिया हमने प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CSOM। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता है क्रॉनिक नाम में ही आ रहा है सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया समझ आ रहा है एक्सटर्नल मिडल ईयर की कोई दिक्कत है, सुपरेटिव पस बन रहा है। क्रॉनिक बहुत महीनों का है, या मतलब बहुत दिन हो गए हैं। ठीक है, बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत ईजी से समझ आ गया। इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ होल मिडल ईयर क्लेफ्ट कैरेक्टराइज्ड बाय ईयर डिस्चार्ज एंड परमानेंट परफोरेशन। ठीक है, तो आपको ये सारे वर्ड्स जो इसमें बोले हुए हैं ना कि इसमें ईयर डिस्चार्ज होगा और परमानेंट परफोरेशन हो गया है, तो ऐसी चीज को क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहेंगे। ठीक है, अब परमानेंट परफोरेशन की वजह से व्हेन द स्क्वैमस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम ऑफ आउटसाइड फ्यूज विद इनर म्यूकोसा ओवर द फाइब्रस लेयर ऑफ मिडल ओवर द मार्जिन्स ऑफ परफोरेशन। इसका मतलब क्या है, देखो हमारा ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हो गई है परफोरेशन। ठीक है, अब परफोरेशन यहाँ थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये परफोरेशन वाली साइट है। इसकी वजह से क्या है, अब आपको समझ आ रहा है कि मतलब इसको ये 2D में बना है, पर इसको 3D में इमेजिन करो तो ये एक तरीके से ऐसे बीच में परफोरेशन हो गई है। तो ये जो परफोरेशन वाली साइट होगी वहां पे एंटीरियर मतलब बाहर की तरफ जिधर मतलब एक्सटर्नल ईयर है उधर हमारा स्क्वैमस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है। और आपको पता है जिधर ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिडल ईयर को फेस करती है उधर से ये फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है। तो परमानेंट परफोरेशन का मतलब क्या है कि जो एरिया है ना उस एरिया में स्क्वैमस एपिथेलियम आगे वाला और जो अंदर से आ रहा है फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस वाली जो लेयर है वो दोनों फ्यूज हो गए हैं बिल्कुल एट द मार्जिन्स ऑफ परफोरेशन। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसको परमानेंट परफोरेशन कहेंगे, क्योंकि जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें परफोरेशन होता है तो बहुत ईजिली बहुत जल्दी उसका परफोरेशन ठीक हो जाता है। ठीक है, मतलब वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। लेकिन परमानेंट परफोरेशन कब होगा, जब वो स्क्वैमस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम जो सेल है, जो लेयर है जो आउटसाइड की है ना, वो फ्यूज कर जाए इनर म्यूकोसा ओवर द मतलब फ्यूज कर जाए टू द फाइब्रस लेयर ऑफ मिडल ईयर ओवर द मार्जिन्स ऑफ परफोरेशन। ठीक है, समझ गए। अब ये जो क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया वो दो टाइप के होता है, ट्यूबोटिम्पैनिक और एंटिको एंट्रल। ठीक है, दोनों को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इन दोनों का आइडिया दे देती हूँ। ट्यूबोटिम्पैनिक है जब परफोरेशन अकर इन सेंट्रल ऑफ पास टेंसा ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड इट इन्वॉल्व्स एंटेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ मिडल ईयर क्लेफ्ट। इसमें क्या है कि इसमें परफोरेशन जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के तो हम इसका टाइप्स पढ़ रहे थे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। तो ट्यूबोटिम्पैनिक में क्या होता है, मतलब दोनों में ना परफोरेशन देखना है। परफोरेशन ट्यूबोटिम्पैनिक में कहाँ होती है, सेंट्रल होती है ऑफ पार्स टेंसा ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और ये इन्वॉल्व करती है एंटेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ मिडल ईयर क्लेफ्ट। इसका मतलब आप सिंपल है, आप मिडल ईयर क्लेफ्ट आपको पता ही था है ना, वो एडिटस से बना है, जो भी वो पीछे मैस्टोइडियल सेल से कनेक्टेड है, आगे स्टेशन ट्यूब वो वाला। ठीक है, वो पूरा मिडल ईयर क्लेफ्ट है, तो उसका एंटीरियर एंड इंफीरियर पार्ट ठीक है वहां पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वहीं पे जो एंटीको एंट्रल वाला है वो इन्वॉल्व करता है पोस्टोरो सुपीरियर पार्ट ऑफ क्लेफ्ट। ठीक है, दैट इज एटिक एंट्रम मैस्टोइड एंड इज एसोसिएटेड विद मार्जिनल परफोरेशन और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखिए, ठीक है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का अगर सेंट्रल परफोरेशन हो रहा है तो वो ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप आएगा, और अगर इसका ही मार्जिनल परफोरेशन है, किसी मार्जिन पे है, तो वो एंटीको एंट्रल टाइप आएगा। ठीक है, अब जो ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप है उसको सेफ टाइप ऑफ CSM या बिनाइन टाइप भी कहते हैं, और एंटीको एंट्रल वाला जो है उसको अनसेफ CSM या डेंजरस टाइप भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये हम समझेंगे, क्योंकि इन सब दोनों में ना कॉम्प्लिकेशंस बहुत अलग अलग टाइप की है। ठीक है, उसकी वजह से एक सेफ बन जाता है, एक अनसेफ बन जाता है। ठीक है, एक में कोलेस्टेटोमा ज्यादा कॉमन है, एक में अनकॉमन है। अब आपको पता है कोलेस्टेटोमा कितना ज्यादा खुद ही में कितना डेंजरस है, वो कितना डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, तो इसकी वजह से एक को अनसेफ कहते हैं, दूसरे को सेफ कहते हैं। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप। ठीक है, ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप में क्या होता है वो देखने वाले हैं। तो ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप का सबसे पहले कॉज क्या है वो देखते हैं। तो ट्यूबोटिम्पैनिक में कॉज है सीक्वल ऑफ ओटाइटिस एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ठीक है,
इसमें हो क्या रहा है कि ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप होता क्यों है कि या तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुआ, वो उसके बाद वो बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग रह गया, तो इसकी वजह से अब क्रॉनिक कंडीशन में पहुंच गया, तो अब क्रॉनिक सीएसएम हो गया, ठीक है, ये हो सकता है। या कोई असेंडिंग इन्फेक्शन है वाया एस्टिएशन ट्यूब, उसकी वजह से ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप फॉर्म हो सकता है। या एज अ रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंट उटोरिया फ्रॉम एलर्जेंस, ठीक है, कोई भी परसिस्टेंट उटोरिया है, बहुत ज्यादा परसिस्टेंट डिस्चार्ज निकल रहा है कोई भी एलर्जन की वजह से, उसकी वजह से ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप का सीएसएम हो सकता है, ठीक है। अब इसके पीछे मेन जो पैथोलॉजी है वो क्या है, हमने देखा कि इसमें क्या है, कोई भी सीएसएम है उसमें हो क्या रहा है, ईयर डिस्चार्ज हो रहा है और परफोरेशन हो रहा है, वो भी परमानेंट परफोरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे की पैथोलॉजी क्या है कि परफोरेशन होना ऑफ पार्स टेंसा, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिडल ईयर का जो म्यूकोसा होता है वो रेड एंड इन्फ्लेम्ड दिखेगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन है, तो उसके थ्रू हम मिडल ईयर देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो मिडल ईयर है वो आपको रेड और इन्फ्लेम्ड दिखेगा। पॉलिप, स्मूथ मास ऑफ एडेमेटस एंड इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा, इवन जो म्यूकोसा है मिडल ईयर का वो इतना इन्फ्लेम्ड हो सकता है कि वो पॉलिप आपको पता है ना कि वो हम पढ़ते थे, हमने नेसल पॉलिप भी पढ़ा था, उसके पीछे की पैथोलॉजी क्या थी कि ईएसएफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है म्यूकोसा के अंदर, जिसकी वजह से वो एडेमेटस इन्फ्लेम्ड एक मास फॉर्म हो जाता है स्मूथ, उसको कहते हैं पॉलिप, ठीक है। तो आपको वैसा कुछ दिख सकता है, म्यूकोसा का होना वैसा फॉर्मेशन हो सकता है। ऑसिकुलर चेन का नेक्रोसिस भी हो सकता है, ठीक है, ऑसिकुलर चेन की नेक्रोसिस मिल सकती है। टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो सकता है। टिम्पैनोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो भी बोन्स होती है ना वो उसका हाइलोनाइजेशन एंड सब्सिक्वेंट कैल्सिफिकेशन ऑफ सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सॉरी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है ना उसका हाइलोनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। टिम्पैनो मतलब टिम्पैनिक से रिलेटेड है, तो टिम्पैनो या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का स्क्लेरोसिस, हाइलोनाइजेशन या उसका फाइब्रोसिस हो जाना उसके कनेक्टिव टिश्यू का, वो भी आपको इसमें देख सकता है, और फाइब्रोसिस और एडहेशंस मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये थी पैथोलॉजी, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, सबसे पहले ईयर डिस्चार्ज मिलेगा जो कि कैसा होगा, नॉन ऑफेंसिव, म्यूकॉइड, कांस्टेंट, इंटरमिटेंट, ठीक है। अब जो ईयर डिस्चार्ज है ना वो मोस्टली एट द टाइम ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि मतलब इसका क्लिनिकल फीचर, एक जो पेशेंट है वो कैसे प्रेजेंट करेगा। तो ईयर डिस्चार्ज कैसा है, नॉन ऑफेंसिव है, म्यूकॉइड है, कांस्टेंट, इंटरमिटेटिंग है, ठीक है। और जो डिस्चार्ज है वो एट द टाइम ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको दिखेगा, ठीक है। इसके बाद हियरिंग लॉस कैसा होता है, कंडक्टिव टाइप का हियरिंग लॉस आपको इसमें दिखेगा, ठीक है, जो कि नॉट एक्सीड मोर देन 50 डेसिबल। इस जो हियरिंग लॉस है वो जब ईयर डिस्चार्ज होगा तो उससे ठीक होगा, मतलब जितना ज्यादा ईयर डिस्चार्ज है उतना हियरिंग लॉस ठीक हो रहा है, ठीक है। पर जब कान ड्राई है, ठीक है, तब हियरिंग लॉस और ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पेशेंट आएगा वो बोलेगा जब कान बहता है तो बहुत ज्यादा सुनने में दिक्कत, मतलब जब कान बहता है तो सुनने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब कान नहीं बहता तो सुनने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। अब इसको क्या, इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, और ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ राउंड विंडो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, इसमें हियरिंग लॉस हो रहा है ड्यू टू, इसमें हो क्या रहा है, शील्डिंग इफेक्ट। अब ये भी होता क्यों है, क्योंकि आपको पता है मिडल ईयर खत्म होता है तो हमारा ओवल विंडोज है और राउंड विंडो है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि डिस्चार्ज की वजह से जो विंडोज हैं वो बंद हो जाते हैं, या इसमें होता है, तो इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जब कान ड्राई होता है तो उसकी वजह से हमें और ज्यादा हियरिंग लॉस होता है, और जब कान बह रहा है तो उसकी वजह से वो एक मीडियम की तरह आप समझ सकते हो, जो हियरिंग लॉस है, मतलब जो कंडक्शन है साउंड का वो अच्छे से हो पाता है, जिसकी वजह से कंडक्टिंग हियर लॉस थोड़ा कम हो जाता है जब ईयर का डिस्चार्ज ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा परफोरेशन होता है ऑलवेज सेंट्रल, ट्यूबोटिम्पैनिक हमने पढ़ाई है, सेंट्रल परफोरेशन है। इसके अलावा जो मिडल ईयर म्यूकोसा है उसमें आपको परफोरेशन बहुत बड़ी दिखेगी, ठीक है। पेल पिंक, मॉइस्ट, नॉर्मल, बट व्हेन इन्फ्लेम्ड लुक्स रेड, इडमेटस एंड स्वॉलन, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा ट्यूबोटिम्पैनिक क्या क्या था इसमें मेन, ट्यूबोटिम्पैनिक सेफ टाइप का है, इसके अंदर कोई ऐसा नेक्रोसिस एंड ऑल नहीं दिखेगा, पर आपको ऑसिकल और आपको टिम्पोनोस्क्लेरोसिस दिख सकता है, फाइब्रोसिस दिख सकता है, परफोरेशन दिख सकता है, मिडल ईयर म्यूकोसा में पॉलिप फॉर्मेशन हो सकता है, रेड एंड इन्फ्लेम्ड हो सकता है, ईयर डिस्चार्ज हो सकता है, जो नॉन ऑफेंसिव होगा, ये याद रखना क्योंकि आगे हम जो एंटीको एंट्रल पढ़ेंगे उसमें ऑफेंसिव पढ़ेंगे, ठीक है। म्यूकॉइड होता है इसमें, ये हमने शील्डिंग इफेक्ट देखा क्या होता है कि जब कान ड्राई
ड्राई है, जब कानों से डिस्चार्ज नहीं आ रहा तो उसको और दिक्कत हो रही है सुनने में, और जब डिस्चार्ज हो रहा है तो ठीक लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा परफोरेशन में सेंट्रल होता है, ये सब हमने देखा। अब हम देख रहे हैं एंटिको एंट्रल टाइप। एंटिको एंट्रल टाइप में हमने क्या पढ़ा था, इसमें मार्जिनल परफोरेशन है और इसको अनसेफ सीओएसएम कहते हैं, ठीक है। अब इस एंटिको एंट्रल टाइप की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सबसे पहले परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज। सीओएसएम कोई भी पढ़ेंगे उसमें ईयर डिस्चार्ज हो रहा है, तो परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज होगा, डेफनेस होगा, मार्जिनल परफोरेशन होगा और कॉलेस्टिटोमा होगा। ये चारों चीजें ही एंटिको एंट्रल टाइप बनाती है, ठीक है। तो ये अनसेफ सीओएसएम, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंटिको एंट्रल टाइप का, ठीक है। अब हमने देखा ईयर डिस्चार्ज होना, परफोरेशन होना, ये तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि सीओएसएम में होता है क्या, ईयर डिस्चार्ज होता है, परफोरेशन हो रहा है परमानेंट। इसके अलावा डेफनेस और कॉलेस्टिटोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके अंदर ना ये फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है, इसलिए इसको अनसेफ सीओएसएम भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं एंटिको एंट्रल में और क्या है। तो इसमें क्या होता है, कॉज क्या है इसका, तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है इन द मिडल ईयर क्लेफ्ट कॉजिंग परफोरेशन एंड इन्वेजिनेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, देयरफॉर कॉलेस्टिटोमा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कोई भी कंडीशन की वजह से, कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें मिडल ईयर क्लेफ्ट में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, परफोरेशन हो रहा है, ठीक है, और उसके वजह से वो इन्वेजिनेट कर रहा है, वो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर रहा है। अब हमने एक थ्योरी पढ़ी थी कॉलेस्टिटोमा जब हम पढ़ रहे थे कि बिकॉज ऑफ इन्वेजिनेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, थोड़ा सा जो बाहर का मतलब एक्सटर्नल ईयर के एक्सटर्नल ऑडिटोमेटस का जो एपिथेलियम है, दैट इज स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, वो अंडर मिडल ईयर के अंदर ग्रो करने लग जाता है, जिसको हम कॉलेस्टिटोमा कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए देयरफॉर देयर विल बी कॉलेस्टिटोमा फॉर्मेशन। तो ये इसका कॉज होगा क्यों कॉलेस्टिटोमा अनसेफ सीओएसएम में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब पैथोलॉजी क्या है, कॉलेस्टिटोमा होना, ओस्टाइटिस होना एंड ग्रैनुलेशन टिश्यू, ऑसिकुलर नेक्रोसिस। अब इसमें हो क्या रहा है, सारी चीजें हम समझते हैं। कॉलेस्टिटोमा आपको समझ आया क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्टिटाइटिस मतलब बोन्स का इन्फेक्शन हो रहा है, ग्रैनुलेशन टिश्यूज बन रहे हैं वहां पे। ऑसिकुलर नेक्रोसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हमने ऑसिकुलर नेक्रोसिस पीछे भी पढ़ी थी, बट जो एक्सटेंट है वो इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें होता है क्या है, कॉज नेक्रोसिस ऑफ ऑसिकल बोन्स, बोन्स का नेक्रोसिस हो रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो कॉलेस्टिटोमा जो होता है वो बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है, जिसकी वजह से वहां पे जो एंजाइम की वजह से बोन का डैमेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रिजल्ट इन शॉर्टनिंग ऑफ बोन्स, इसी वजह से जो बोन्स है उसकी शॉर्टनिंग हो जाती है, ठीक है। अब देखो, अब ये बहुत ना इंपॉर्टेंट एक चीज हम पढ़ने वाले हैं, क्या इसको कहते हैं कॉलेस्टिटोमा हियरर। क्या होता है कॉलेस्ट्रोमा, क्या है, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी करने की वजह से दो बोन्स या कोई भी बोन है उनका नेक्रोसिस कराएगा। तो सपोज मेलस इनकस के बीच में नेक्रोसिस हो गया, तो अब इन दोनों के बीच में नेक्रोसिस हो गया, तो इन दोनों के बीच में गैप बन गया, तो जब हम साउंड का कंडक्शन करेंगे तो कंडक्शन में दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि मेलस और इनकस के बीच में कंडक्शन टूट गया। तो इनिशियली क्या होगा, डेफनेस होगी, हियरिंग लॉस होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस आपको मिलेगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, जब ये कॉलेस्टिटोमा बढ़ जाएगा, पहले छोटा सा था, इमेजिन करिए छोटा सा था, तो इसने एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर दिया, हमें नेक्रोसिस कर दी, कंडक्टिव हियरिंग लॉस करवा दिया। अब ये कोलेस्ट्रॉल में इतना बड़ा हो गया है कि ये मेलस और इनकस बोन को के बीच में एक ब्रिज बन गया, ठीक है। अब कंडक्शन अब इजिली हो जाएगी, अब साउंड की कंडक्शन हो जाएगी। पहले क्या हो रहा था कि इन दोनों के बीच का कनेक्शन टूट गया था, अब कॉलेस्टिटोमा ने खुद ही इटसेल्फ इज मेकिंग अ ब्रिज बिटवीन एनी बोन, या मेलस इनकस का हमने एग्जांपल लिया, ठीक है। तो इसकी वजह से अब क्या होगा, हियरिंग लॉस वापस आ जाएगी, मतलब हियरिंग वापस आ जाएगी, इसको कहते हैं कॉलेस्टिटोमा हियरर, ठीक है। तो नेक्रोसिस होगी ओसिकल बोन की, जिसकी वजह से शॉर्टनिंग हो रही है बोन्स की, बट ड्यू टू कॉलेस्टिटोमा इट ब्रिजेस द गैप एंड द पर्सन हियर्स बेटर, नोन एज कॉलेस्टिटोमा हियरर, ठीक है। और उसके अच्छे से उसके बाद वो और अच्छे से सुन पाएगा, क्योंकि मिडल ईयर हम इतना उसको ऐसे डिटेल में पढ़ रहे हैं कि अरे वो बोन है ऐसे ऐसे इसके ये वो, पर मिडल ईयर इज अ वेरी छोटा सा कैविटी है ना, मतलब आप निकाल के ऐसे देखोगे भी तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, बोन्स भी बहुत छोटी छोटी हैं, तो इसलिए कॉलेस्ट्रोमा हियरर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, इसको समझने का है, ठीक है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमास भी आपको मिलेंगे ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप, सॉरी एंटिको एंट्रल टाइप वाले में, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहले ईयर डिस्चार्ज या फाउल स्मेलिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोन की नेक्रोसिस बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे हो रही है, कॉलेस्टिटोमा फॉर्म हो रहा है जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है ना, तो उसकी वजह से। इसके अलावा हियरिंग लॉस होगा जो कि कंडक्टिव भी हो सकता है, मिक्स टाइप भी हो सकता है। ब्लीडिंग मिल सकती है अगर हम वो जो पॉलिप है उसको हम छेड़े या कुछ भी करें, ठीक है। परफोरेशन कैसी होगी, मार्जिनल होगी। इसके अलावा रिट्रैक्शन पॉकेट्स मिल सकते हैं। अब रिट्रैक्शन पॉकेट्स के भी स्टेजेस होते हैं। Stage 1, when retraction has not reached so much to involve ossicular structures,
ठीक है, जब जो रिट्रैक्शन है वो इतनी नहीं हुई कि ऑसिकल स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करे। सेकेंड स्टेज होती है व्हेन रिट्रैक्शन पॉकेट हैज रीच टिल इनकस बोन। कुछ नहीं है, मेलस इनकस स्टेपस आपको पता है ना, बोन से अरेंज होती है मेलस इनकस एंड स्टेपस, ठीक है। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रिट्रैक्शन है, तो रिट्रैक्शन कहाँ तक है उसके बेसिस पे रिट्रैक्शन पॉकेट बनती है। अगर रिट्रैक्शन पॉकेट जो है वो उसने ऑसिकुलर स्ट्रक्चर्स को नहीं इन्वॉल्व किया तो वो फर्स्ट स्टेज। अगर वो इनकस तक पहुंच गई है तो सेकंड स्टेज। अगर व्हेन रिट्रैक्शन पॉकेट हैज रीच्ड टिल प्रोमोन्ट्री, प्रोमोन्ट्री तक पहुंच गई है जहां पे इसका मतलब है मिडल ईयर ने कोलैप्स हो गया। प्रोमोन्ट्री इज द लास्ट, है ना, बिल्कुल वहां से फिर हमारे वो इनर ईयर के स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो मतलब मिडल ईयर कोलैप्स हो गया। और फोर्थ स्टेज में क्या होता है, एवरी स्ट्रक्चर ऑफ मिडल ईयर इज इनसाइड द रिट्रैक्शन पॉकेट एंड स्ट्रक्चर हैज बिकम एडहेसिव टू ईच अदर। जितने भी स्ट्रक्चर एक दूसरे से चिपक गए हैं, पूरा रिट्रैक्शन पॉकेट अंदर इनर ईयर तक पहुंच गया, पूरा मिडल ईयर कोलैप्स, खराब, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ उस रिट्रैक्शन पॉकेट के अंदर आ गया। दैट इज रिट्रैक्शन पॉकेट नंबर 4, ठीक है। तो ये हो गया। अब सीओएसएम के हम असेसमेंट कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, और इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बच रही है अभी हमारी, तो अभी हम इसको आराम से करेंगे। अभी तक की आपको वीडियो में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो। मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ जिससे आपको इजी हो अंडरस्टैंड करने में। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप आई होप आपको समझ आया होगा, और इससे पहले की भी वीडियोस देख लेना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय बाय। आई होप यू लाइक दिस, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, बाय।